प्रिकॉशन वाले चैप्टर में जो जो मेन अपना बचा था आखिरी का, डेंजर अगेंस्ट इनंडेशन, उसके चार और टोटल हमारे बचे थे। ठीक है, तो चार रेगुलेशन जो है लास्ट के ये बचे हुए हैं। ये चार 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 रेगुलेशन है 149, 150, 151 एंड 152। ठीक है, ये चार चार रेगुलेशन है प्रिकॉशन अगेंस्ट अगेंस्ट इनंडेशन। तो अब इसको चालू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रेगुलेशन है प्रिकॉशन अगेंस्ट इनंडेशन के, वो है डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर। ठीक है, 149 में है डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, 150 में है डेंजर फ्रॉम हम अंडरग्राउंड इनंडेशन, मतलब पहले से सरफेस के वाटर से खतरे, फिर अंडरग्राउंड के वाटर से खतरे। ठीक है, फिर आ जाओ नीचे, है फिर है 151। पहले पहले सरफेस और पानी आ गया, सरफेस से पानी आ गया, अंडरग्राउंड से पानी आ गया। और जो हमारा तीसरा रेगुलेशन, इस पर हमने खुद से ही पानी डाल दिया, इंटेंशनल फ्लडिंग कर दी। ठीक है, और फिर जब हमने फ्लडिंग कर दी तो फ्लडिंग को रोकने के लिए क्या बनाते हैं, बांध। तो 152 में है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वेशन वेयर वाटर डैम। ठीक है, ठीक है, 149 पे आ जाइए। 149 में मेनली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है वो है ये कि जो माइन की जो एंट्रेंस है वो हमेशा 1.5 मीटर ऊंचा बनाया जाएगा हाईएस्ट फ्लड लेवल से। ठीक है, अब जो जो 1.5 मीटर है, ये क्या है ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है। तो इस पे है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 1.5 मीटर या फिर 1.15 मीटर से ज़्यादा का ही हाइट होना चाहिए है HFL से। और HFL के नीचे से भी नीचे बनाया जाएगा डेंजर लेवल। ठीक है, हाँ, और ये जो डेंजर लेवल का मतलब क्या है। ठीक है, ये डेंजर लेवल, पहला क्वेश्चन इसका ये बनता है कि डेंजर लेवल HFL से कितने नीचे होगा। ये होगा 1.5 मीटर, या फिर उससे ज़्यादा नीचे हम बनाएंगे। ठीक है, इसको 1.5 सॉरी 1.2 मीटर, सॉरी, ये याद करने वाला डेटा है कि HFL से 1.2 मीटर और या फिर 1.2 मीटर से ज़्यादा पे हम डेंजर लेवल को मानेंगे, और HFL से 1.5 मीटर ज़्यादा या फिर ज़्यादा पे हम माइन इंटरेस्ट को बनाएंगे। तो जो डेंजर लेवल अगर रीच होता है, ठीक है, तो क्या करना है, इस पे हमको विड्रॉ कर लेना है ऑल पर्सन। ठीक है, सभी जो पर्सन्स हैं उनको हमको विड्रॉ कर लेना है। ठीक है, हाँ, अब हम देखते हैं कि ये तो हमने जो प्रिकॉशंस है सरफेस वाटर के लिए वो हमने हाइट पे बना के और डेंजर लेवल पे बना लिया, मगर सरफेस में और भी जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, इनकी इनको जो हम प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं, इनकी जांच की जाएगी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन जो होता है उसको को को रेनी सीजन में, ठीक है, अब रेनी सीजन में 14 दिन में एक बार प्रोडक्टिव मेजर की जांच करनी है। नॉन रेनी सीजन में 30 डेज में जांच करनी है, और मैनेजर जांच करेगा 3 महीने में एक बार। ठीक है, जो प्रोडक्टिव मेजर्स होते हैं मेनली जो हमारे पैरापेट वॉल्स होंगे या फिर जो भी बाहर HFL से बचाने के लिए हमने बार बनाए होंगे, इनको को जांच करने का पीरियड जो है वो 3 पीरियड दिए गए हैं, 14 दिन, 30 दिन, 3 महीना। ठीक है, 14 दिन में कब करेंगे जब कॉम्पिटेंट पर्सन जांच करेगा रेनी सीजन में। अब रेनी सीजन किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रेनी सीजन होता है 1 जून से 31 अक्टूबर। ठीक है, 1 जून से 31 अक्टूबर को रेनी सीजन माना गया है। 14 दिन में वो करेगा। ठीक है, और नॉन रेनी सीजन मतलब अब जो 1 जून से 31 अक्टूबर को हटा देंगे तो उसको हो जाएगा नॉन रेनी सीजन। उस पर कितने दिन में करना है, 30 डेज में। और मैनेजर अगर करेगा तो मैनेजर कितने दिन के इंटरवल में करेगा,
3 मंथ के इंटरवल में, ठीक है। जांच अब 150 में आ जाइए, रेगुलेशन 150 डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन, ठीक है। इस पर बहुत सारा जो डेटा दिया गया है इसको मैंने इलेबोरेट किया हुआ है, ठीक है। इस पे असेंडिंग ऑर्डर पर पढ़ते हैं। मेनली इस पे जो डेटा दिया गया है मीटर्स का डेटा दिया गया है, डेज का डेटा दिया गया है, ठीक है। तो और तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर पे हम देख रहे थे ना, तो 120 मीटर पे अगर हमारी वर्किंग रीच करती है जो कि किसी वाटर बेरिंग स्टार्टर है, फिर वे कोई ऐसी संभावना है जहाँ पर उस है ऐसी जगह के 120 मीटर के अंदर अगर हमारी वर्किंग पहुँचती है, तो सर्वेयर प्लान में उसे इंडिकेट कर देगा और वहाँ पर वार्निंग लाइन डाल देगा, ठीक है। 120 मीटर पहले, ठीक है। 120 मीटर पहले क्या डालना है, वार्निंग लाइन डालेगा का प्लान में कौन, सर्वेयर डालेगा, ठीक है। 60 मीटर के आसपास पहुँचे, मतलब 120 मीटर से भी आप आगे बढ़ गए, ठीक है। तो 60 मीटर पे आप से आगे अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी CIM की, ठीक है। RM की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, CIM की परमिशन लेनी है अगर इनंडेशन का खतरे की बात है, ठीक है। जहाँ 60 मीटर के अंदर का वर्किंग चलाना है वाटर के आसपास, तो CIM की परमिशन लेना है, ठीक है। और अब एक इस पे दिया गया है 5 मीटर का डेटा। जब देखो हम 60 मीटर के अंदर हम वर्किंग पहुंचा दिए, तो वहाँ पर हमें एडवांस बोरहोल करते हुए चलना है, ठीक है। जब हम एडवांस बोरहोल करते हुए चलेंगे तो उस पर हम एक तो पायलट होल चलाएंगे और ऊपर नीचे ऊपर रूफ में और फ्लोर पे हम तिरछे में, फिर उसको तिरछे ऊपर पे जब हम चलाएंगे तो 22.5 डिग्री में चलाएंगे, और जब नीचे की तरफ हम ड्रिल करेंगे तो 45 डिग्री में करेंगे, ठीक है। ये पूछने वाला क्वेश्चन है। जब हम ऊपर की तरफ ड्रिल करेंगे तो 22.5 डिग्री में करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे ड्रिलिंग तो 45 डिग्री में करेंगे। तो ये जो ड्रिलिंग करेंगे कितने इंटरवल में करेंगे, ठीक है। ये करेंगे 5-5 मीटर के इंटरवल में, ठीक है। 5-5 मीटर के इंटरवल में जब हम वाटर बेरिंग जगह या फिर वाटर की जगह आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम 5-5 मीटर के इंटरवल में ड्रिलिंग करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। एंगल बता दिया, याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 5 मीटर का डेटा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 3 मीटर का डेटा। 3 मीटर का डेटा क्या है एडवांस बोरहोल, ठीक है। 3 मीटर का जो एडवांस बोरहोल बता रहा था मैं कहाँ लगाया जाएगा, सेंटर पे लगाया जाता है एडवांस बोरहोल। कितने मीटर का होगा, 3 मीटर का, ठीक है। अब जो गैलरी चला रहे हैं हम, ठीक है, वो 60 मीटर के अंदर जो हम गैलरी चला रहे हैं इसका कुछ डायमेंशन होगा ना, क्या डायमेंशन होगा, उसका हाइट ब्रेड्थ क्या होगा, वो होगा 2.5 2.45 नहीं, 2.5 नहीं है, 2.4 है। यही गलती करोगे, 2.4 मीटर का हाइट और ब्रेड्थ रखेंगे, मतलब स्क्वायर गैलरी चलेगी, ठीक है। हो गया, यही डेटा है। 120 मीटर, 60 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और 2.4 मीटर। एक बार मन में रिवाइज कर दे तो 120 मीटर किसके लिए, 60 मीटर किसके लिए, 3 मीटर किसके लिए है, 5 मीटर किसके लिए, 3 मीटर किसके लिए, 2.4 मीटर किसके लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा 150 के रेगुलेशन में डेटा मीटर वाला। अब देते हैं टाइम पीरियड जो दिए गया है। तो इस पर है 2 ही टाइम पीरियड दिया गया है कि जब हम वाटर बेरिंग जगह के आसपास चल रहे हैं या फिर 60 मीटर के अंदर पहुंच गए हैं, फिर 120 मोस्टली 120 मीटर के अंदर हम पहुंच गए हैं, तो जो हम प्लान्स और सेक्शंस को अपडेट कब करेंगे,
ठीक है। तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा, तो वो ड्यूरेशन होगा 15 डेज़ का, ठीक है। और जब हम देखिए और हाँ, जब हम वर्किंग चला रहे हैं 60 मीटर के अंदर, ठीक है। और जब हम 2.4 मीटर इंटू 2.4 मीटर की गैलरी चलाएंगे, तो वहाँ पर जो एक बीपीबी मेंटेन की जाएगी, ये और कि ओवरमैन के द्वारा, और काउंटर साइन किया जाएगा किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा। तो वो बीपीबी और वो एग्जामिनेशन किस ड्यूरेशन में करना है, तो वो एवरी डे करना है। तो दो ड्यूरेशन हो गया हमारा। पहला ड्यूरेशन है 15 डेज़ का। 15 डेज़ में क्या क्या करना है, जब वर्किंग अंडर वाटर बेरिंग प्लेस 120 मीटर के अंदर, तो तब 15 दिन के अंदर प्लान ऑफ सेक्शन को अपडेट करेंगे। और एवरी डे का क्या होगा, मिनिमम ओवरमैन जाके प्रिकॉशंस को चेक करेगा, और उसका की बीपी पे रिपोर्ट बनाएगा, और काउंटर साइन करेगा का उस पर बीपी पे मैनेजर, ठीक है। काउंटर साइन करेगा और डेट के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब अब जो मैं इंडियन से हम जो प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं ना, कि हम प्रिकॉशन लेंगे, ठीक है। 120 मीटर के अंदर पहुंचेंगे, 60 मीटर के अंदर, हाँ, अंदर पहुंचेंगे तो हम प्रिकॉशन लेंगे। तो ये कौन से प्रिकॉशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन हम कब लेंगे, ये पहली बात तो ये है, ठीक है। ये तो कब कब लेंगे, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि हम क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, ठीक है। तो दो केस दिए गए हैं इनंडेशन के प्रिकॉशन, हम कब कब किस केस में लेंगे। तो पहला केस दिया गया है वर्किंग विद इन 60 मीटर, और दूसरा केस दिया गया है एब्नॉर्मल सीवेज। जब दो चीज़ें होगी, तो अ, तो हम लेंगे इनंडेशन से प्रिकॉशन, ठीक है। क्या क्या है, वर्किंग जब विद इन 60 मीटर पहुंच जाएगी, और दूसरा जब हमारा एबनॉर्मल सीपेज होगा, तब हम इनंडेशन से प्रिकॉशन लेंगे। तो अब देखो, 60 मीटर के अंदर जब हमारे हमारी वर्किंग पहुंच गई है, तो हम क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे। पहली बात तो 60 मीटर कहाँ से हुआ, तो ये 60 मीटर का समझ लो सर्कल है, ठीक है। आसपास मतलब हॉरिजॉन्टल लिख लो, वर्टिकली लिख लो, इंक्लाइन, मतलब किसी भी डायरेक्शन से 60 मीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो जब से हम अब प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशन लेंगे जब वर्किंग 60 मीटर के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको करनी है, वो हम बनाएंगे, एसओपी बनाएंगे वर्किंग विद प्रिकॉशंस की, ठीक है। और इसकी जो कॉपी है, और वर्किंग और हाँ, एसओपी बनाएंगे। उसके बाद इस पे यहाँ पे जो अपडेट है, जो क्या बोलते हैं, हमारा जो प्लान है है उस प्लान है उसे हम हर वीक अपडेट करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी तो बताया था ना, कि प्लान और सेक्शन 15 दिन में अपडेट करना है। मगर यहाँ पर जो एसओपी बनेगा, हाँ, हाँ, का उसके अंदर हमको कॉपी ऑफ वर्किंग को अपडेट करना है एवरी वीक, ठीक है। और ये जो हैंड प्लान, सॉरी, हर वीक में, हर वीक जब हम इंडेंटेशन के अंदर वर्किंग करेंगे, ठीक है, तो हैंड प्लान को अपडेट करना है, ठीक है, हर वीक, मतलब हर 7 दिन में। और जो सर्वेयर का जो प्लान होगा, ठीक है, प्लान सेक्शन जो होंगे, वो 15 दिन में अपडेट करेंगे। हैंड प्लान 7 दिन में, प्लान और सेक्शन 15 दिन में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है। और ये जो हम वर्किंग किंग करेंगे और प्रिकॉशंस लेंगे, इसका जो फीडबैक है, ठीक है, वो कौन लेगा, ठीक है। किसी अलग किसके ओवरमैन तो करेगा इस काम में, उसका फीडबैक कौन लेगा, हाँ, वो उसका फीडबैक असिस्टेंट मैनेजर देगा, असिस्टेंट मैनेजर देगा मैनेजर को। और कब 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 देगा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी,
रोज होगी। रोज असिस्टेंट मैनेजर को बताएगा और इस एसओपी के अंतर्गत कि वर्किंग अंडर प्रिकॉशंस हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है। और जब वर्किंग अंडर इंडियन वाले प्लेस होगा यानी 60 मीटर के अंदर, तो मैनेजर इंस्पेक्ट करेगा ट्वाइस अ वीक। ठीक है। एजेंट इंस्पेक्ट करेगा वंस अ वीक। ठीक है। जब 60 मीटर के अंदर वर्किंग चलेगी पानी के, तो पानी के आसपास तो ट्वाइस अ वीक मैनेजर आता है, वंस अ वीक एजेंट आता है। ठीक है। और हाँ, पहली बात तो ये है कि 60 मीटर के अंदर आपको वर्किंग करना है तो इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए बताया था कि CIM से परमिशन लेनी पड़ती है। तो CIM से जब आप परमिशन लोगे तो उसको आपको प्लान की 2 कॉपी भेजना पड़ेगा। उस तो प्लान की कॉपी में क्या क्या आपको डालना होगा, और आउटलाइन ऑफ डिसयूज्ड और अबंडेंट वर्किंग एंड डेप्थ, जहाँ से 60 मीटर का आपका कैब ले रहे हो आप। आउटलाइन ऑफ लेआउट ऑफ वर्किंग। ठीक है। आपका वर्किंग का लेआउट और आपका मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, और जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। देखो आखिरी के जो दो है ये तो हर जगह पे कॉमन है। आउटलाइन ऑफ लेआउट ऑफ वर्किंग और मेथड ऑफ वर्किंग, और साथ साथ में जियोलॉजिकल पूरा जो डेटा होता है डिस्टर्बेंसेस सबका। बाकी ये ऊपर वाला चेंज हो जाता है, इसको याद करना है। प्लान में मैं जब आप परमिशन के लिए भेजते हो तो क्या भेजते हैं, तो इस पर यहाँ पर दिया गया है आउटलाइन ऑफ डिसयूज्ड अबंडेंट वर्किंग एंड देयर डेप्थ्स, क्योंकि मेनली इनंडेशन का खतरा इन्हीं गैलरीज में होता है जहाँ पर पानी भरा रहता है। ठीक है। अब अब बात करते हैं एबनॉर्मल सीपेज से। जब एबनॉर्मल सीपेज नोटिस किया जाता है तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। ठीक है। तो पहले बात तो वर्किंग करना है तो सबसे पहला हमारा प्रिकॉशन तो यही होगा कि हम उसका परमिशन लें। तो यहाँ पर अगर आपको परमिशन लेना है तो आपको वो सिमिलरली परमिशन CIM से लेनी पड़ेगी। ठीक है। मगर जब आपको को परमिशन लेनी है तो इसके पहले आपको एक जॉइंट इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। वो जॉइंट इंस्पेक्शन कौन कौन करेगा, मैनेजर और एजेंट से साथ में मिलकर के जॉइंट इंस्पेक्शन करेंगे। और और सबसे पहले तो आपको अगर एबनॉर्मल सीपेज दिखता है तो क्या करना है। क्वेश्चन ही बस होता है कि एबनॉर्मल सीपेज आपको दिख गया तो आपको क्या करना है। तो आपको करनी है वर्किंग स्टॉप। ठीक है। आपको कर देनी है वर्किंग स्टॉप। तो और इसका जो नोटिस है वो आप किसको दोगे, वर्किंग स्टॉप का किसको दोगे, मैनेजर को दोगे क्या, या फिर मैनेजर किसको देगा। तो वो देगा ना ये नोटिस एबनॉर्मल सीपेज पे CIM और RM को। ठीक है। और कब और उसके बाद इसके पहले ये लेगा, उसके बाद परमिशन लेगा। ठीक है। परमिशन लेने के लिए जॉइंट इंस्पेक्शन करेगा। जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए फिर वो CIM के पास एप्लीकेशन करेगा। ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब पढ़ते हैं आगे। अब आ जाइए 151 में इंटेंशनल फ्लडिंग। ठीक है। जब देखो जब इंटेंशनल फ्लडिंग किस किस केस में की जाएगी। ठीक है। देखो जब फायर लग चुका है, या फिर फायर लग चुका है कि किसी जगह में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, तो वहाँ पर हम पानी भर के छोड़ देते हैं। तो उस केस में जब हम इंडस्ट्रियल फ्लडिंग की व्यवस्था करते हैं, पूरे सब कुछ देख समझ के करते हैं। तो जब हम इंटरनेशनल फ्लडिंग करने वाले हैं, ठीक है, एक हमने डेट डिसाइड की। ठीक है। उस डेट से कितने दिन पहले आपको परमिशन ले लेनी है। ठीक है। या फिर उसका नोटिस देना है। तो पहली बात तो कितने दिन पहले देना है 14 दिन पहले। ठीक है। इंटरनेशनल फ्लडिंग का जो आपको नोटिस देंगे वो 14 दिन पहले देंगे। और किस किस को देंगे, RIM और CIM दोनों को देंगे। ठीक है। और हाँ, साथ साथ में एक बंदा खबर और है जो कहीं और नहीं दिया गया है, मैनेजमेंट एडजॉइनिंग माइन। ठीक है। कोई जो मैनेजमेंट है जो साथ में आजू बाजू की माइन का है उसको देंगे। मतलब 3 लोग हैं, उनको हम इंटरनेशनल फ्लडिंग का नोटिस देंगे, RIM CIM और मैनेजमेंट ऑफ एडजॉइनिंग माइन। ठीक है। इंटरनेशनल फ्लडिंग का नोटिस आपने कितने दिन पहले दिया, 14 दिन पहले। अब देखो आपने
आपने क्या बोलते हैं परमिशन ले ली, ठीक है। अब परमिशन ले ली मगर आपने काम नहीं किया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा केसेस दिखे होंगे लोगों ने परमिशन ली और पढ़ी अच्छे हुए काम ही नहीं किया बहुत लंबे टाइम तक, तो ये परमिशन एक समय बाद लैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो वो परमिशन कितने दिन दिनों के अंदर लैप्स होगी इंटरनेशनल फ्लडिंग के, तो ये दिया गया है 60 डेज के अंदर। अगर इसलिए अगर आपने इंटरनेशनल फ्लडिंग के लिए है परमिशन, तो आपको 60 डेज के अंदर काम चालू कर ही देना चाहिए, नहीं तो परमिशन आपकी लैप्स हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए 152 में। 152 में दिया है गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वियर वाटर डैम ATC, ठीक है। इस पे सिमिलर दिया गया है कि इस जब भी आप रिजर्वियर वाटर डैम कुछ भी बनाएंगे, तो इसके लिए भी आपको परमिशन या फिर नोटिस देना पड़ेगा। तो आप पहली बात तो किसको नोटिस देंगे वाटर डैम रिजर्व बनाने के लिए? CIM को देंगे, RIM को, किसको देंगे? यहाँ पर देंगे RIM को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वियर डैम तो का नोटिस हम RIM को देंगे, और कितने दिन पहले देंगे, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो 14 दिन पहले दे देंगे, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर देंगे RIM को, ठीक है। अब अब आ जाओ नीचे। ये कुछ सेक्शन छूट गया है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डैम रिजर्वेयर एंड कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें दी गई है, इसका क्या एक फॉर्मूला बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये रेगुलेशन पे नहीं दिया गया मगर सर्कुलर पे दिया गया है, और इसका क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो ये एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जब भी हम कोई अंडरग्राउंड में वाटर डैम रिजर्वेयर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए। तो उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वाटर डैम रिजर्वेयर का क्या होगा, वो होगा FOS होगा 10, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा 10। अब अब जो फार्मूला की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये किस चीज़ का फार्मूला है? आप डैम बनाएंगे, अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे किसी भी डैम का, तो उस डैम में मेनली क्या होता है, एक दीवार होती है और दीवार की होती है थिकनेस। तो मेनली हमको ये जो हमारा फार्मूला है वाटर डैम की थिकनेस का फार्मूला है, ठीक है। इस पे इसका जो मतलब फार्मूला है HW √W/8S, ठीक है। या फिर आप HW 2/3 2/3 होगा, हाँ 2/3 होगा, ठीक है। HW 2/3/8S, ठीक है। ये फॉर्मूला है। या फिर HW √W, ठीक है। सॉरी HW 3/2, ठीक है। 2/3 नहीं है, 3/2 है। HW 3/2/8S, ठीक है। ये फॉर्मूला है। या फिर HW √W/8S, ये फॉर्मूला है, ठीक है। थिकनेस ऑफ डैम जब हम अंडरग्राउंड में बनाएंगे। अब देखते हैं ये जो HW √W/8S है, ये है कि एक्चुअली, ठीक है। तो H पे जो H है वो है हेड, ठीक है। हेड है, कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला है। मतलब हेड मतलब होता है कितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो इस पे प्रेशर किस पे नापते हैं, बार पे, ठीक है। तो बार को डिवाइड करेंगे ये 10 से, ठीक है। तो इससे आपका निकल जाएगा हेड, ठीक है। ये इसका जो हमारा हेड है वो बार डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। HW जो मैं बार बार बोल रहा था, W है गैलरी, विर्थ की गैलरी, ठीक है। गैलरी का विर्थ, ठीक है, विर्थ ऑफ गैलरी। और ऑन W तो विर्थ ऑफ गैलरी हो गया, हाँ, विर्थ ऑफ गैलरी। और जो मैं S की बात कर रहा था, क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक, क्रशिंग स्ट्रेंथ है। और ये क्रशिंग स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से है स्ट्राटा का, ठीक है। नहीं, क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो मटेरियल का, ठीक है, जिस मटेरियल से हम बनाएंगे ये वाटर डैम, ठीक है। और ये क्रशिंग स्ट्रेंथ जो हम लेंगे वो वो हम लेंगे KG
सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और ये जो केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये एक्चुअली मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट तो है बार, ये रिप्रेजेंट करता है वन बार को, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो बार से बार कट जाएगा, ठीक है। ठीक है, जो हमारा हेड है वो निकलता है बार अपॉन 10 से, और जो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो दिया जाएगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब जो हमारा हाँ, यहाँ पे एक और रिलेशन दिया गया है कि जो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो इक्वल टू होता है शेयर फेलियर के है, या फिर कह सकते हैं कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है उसको शेयर फेलियर भी कहा जाता है। और ये होता है 1/10, ठीक है, 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो हमने अब तक क्या पढ़ा था, हम ज़्यादातर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ते हैं मटेरियल की। और हमको मतलब जो हमारे पास फॉर्मूले भी है, फिर दिया भी जाएगा आपको का हो सकता है फॉर क्वेश्चन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया जाएगा ऑफ मटेरियल, और इससे हमको निकालना पड़ेगा क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 1/10 होगा क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। इस पर एक चीज़ और जो मेरे ख्याल से सर्कुलर में बताई गई है कि अगर अगर आपका जो हेड है, ठीक है, हेड जो निकलता है आपका वो 60 मीटर से कम का निकलता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको जो हमारा आपका जो थिकनेस है उस पर क्या कितना थिकनेस एक्स्ट्रा लेनी है। अगर आपका हेड 60 मीटर से कम आता है और आपका हेड अगर 60 मीटर से ज़्यादा आता है, तो आपका जो थिकनेस ऑफ डैम है उसको को कितना ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो अगर आपका हेड जो है 60 मीटर से कम है, तो आपको क्या करना है 25% जो हमारा जो है थिकनेस ऑफ डैम है ये बढ़ा देना है, ठीक है। और वहीं आगे अगर आपका जो हेड है मोर देन 60 मीटर है, तो मोर देन 60 मीटर से लेकर 150 मीटर है, ठीक है, एक 150 मीटर है हेड जो है 60 मीटर से 150 मीटर है। तो आपको हेड जो आपका जो थिकनेस ऑफ डैम है ये 10% बढ़ा देना है, ठीक है। 10% कब बढ़ाना है, जब आपका हेड 60 मीटर से 150 मीटर के बीच में है। 25% कब बढ़ाना है, जब आपका जो हेड है हेड जो है 60 मीटर से कम का है, ठीक है। अब 150 मीटर से ज़्यादा इसका मतलब कुछ नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि नोट दिया गया एक्चुअली है कि आपका जो थिकनेस है वो किसी भी हालत में 1.8 मीटर से कम का तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और आपका जो ब्रिक डैम, अगर आप ब्रिक मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं ब्रिक, ठीक है, तो उस केस में आपको जो थिकनेस ऑफ डैम होगी वो 1.8 मीटर या फिर 1.8 मीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए। और कंक्रीट का डैम बना रहे हैं तो उस केस पे आपकी जो थिकनेस ऑफ डैम है 1.5 मीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए। कंक्रीट के डैम की मिनिमम थिकनेस 1.5 मीटर, ब्रिक के डैम की थिकनेस मिनिमम 1.8 मीटर, ठीक है। और जो ग्रूव कटिंग है, जो आसपास आप कटिंग करेंगे किसके लिए, जब आप वाटर डैम बना रहे हैं, रिजर्वेयर बना रहे हैं अंडरग्राउंड में, तो उसका शेप क्या होगा रूफ कटिंग का, वो होगा फ्रस्टम शेप कटिंग होगा, ठीक है, फ्रस्टम शेप कट होगा, ठीक है। और वहीं इस पर दिया गया है कि अगर आपका जो कटिंग हो रही है कोल में, ठीक है, कोल में कटिंग हो रही है तो ग्रूव कटिंग की डेप्थ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। और आपकी जो सैंडस्टोन पे डेप्थ होगी तो होगी 15 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 से 30 सेंटीमीटर ग्रूव कटिंग वाटर डैम रिजर्वेयर में किसके लिए होगी, सैंडस्टोन के केस में होगी, ठीक है। और 1 मीटर की कटिंग किसकी केस में होगी, कोल के केस में, ठीक है। फर्स्ट और हाँ फ्रस्टम शेप की कटिंग होगी, ठीक है। और हाँ, अब आखिरी में आ जाइए, जो आपको जो आपने डैम बना लिया, और डैम पे जब आप बनाएंगे तो उस पर कुछ फिटिंग भी करेंगे ना, तो फिटिंग्स क्या क्या होंगी कि वाटर डैम में, तो इसके अंदर लगाया जाएगा एक ड्रेनेज पाइप विथ एक वॉल्व लगाया जाएगा। इस वॉल्व का नाम क्या होगा, स्लूस वॉल्व।
ड्रेनेज पाइप लगाया जाएगा विथ स्लूस वॉल्व, ठीक है, जिसका मिनिमम जो आपका जो डाया होगा वो 20 सेंटीमीटर का डाया होगा, ठीक है। ये भी डेटा याद करना पड़ेगा। जो आपका जो अंडरग्राउंड में वाटर डैम बनेगा उसका स्लूस वॉल्व का या फिर ड्रेनेज पाइप का डाया कितना होता है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाँ, इस पे अलग से हमको कुछ एक्स्ट्रा फ्लेंजेस बनाने हैं ग्रिप के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर मतलब जहाँ पर आपका वाटर डैम बनेगा एयर वेंटिलेशन पाइप लगाया जाएगा नियर रूफ फॉर वेंटिलेशन फ्रॉम फ्रॉम बैक ऑफ वाटर डैम, मतलब पानी के पीछे साइड से और आगे साइड के बीच में आपको जो एयर का वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए एक वेंटिलेशन पाइप लगाना है। अब इसका भी एक डाया होगा, तो वो डाया है 20 से 25 mm का, मतलब 2.5 सेंटीमीटर तक का, ठीक है। 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर का आपको वेंटिलेटिंग पाइप लगाना है, ठीक है, एयर को पास करने के लिए। और वही जो ड्रेनेज पाइप जो लगेगा स्लूस वॉल्व वो लगेगा 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। और यहाँ पर साथ जो आपका जो वेंटिलेशन पाइप लगेगा ये जो 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर का रहेगा रूफ में, इसमें कुछ साथ में कुछ और फिटिंग भी करना है। फिटिंग विद प्रेशर गेज टू मेजर वाटर प्रेशर, क्या लगाएगा साथ साथ में फिटेड विद प्रेशर गेज टू मेजर वाटर प्रेशर, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना हो गया आपका प्रिकॉशन अगेंस्ट इनंडेशन, ठीक है, 4 रेगुलेशन।